अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के इलाका इस्लाम नगर में, जहां एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। एक शख्स को कत्ल करने के बाद उसे एक शॉपर में डाला गया और अपनी दुकान से निकाल कर गली की नुक्कड़ पर फेंक दिया गया। उसके 20 दिन के बाद पता चला कि वो लाश किसकी है। उसके घर वाले भी सामने आए, मुद्दईयान ढूंढते रहे और वो शख्स जिसने कत्ल किया था वो साथ मिलकर ढूंढता रहा। इस पूरे वाक़े के पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाज़रीन, इस वक्त मुजरिम कौन की टीम इस्लाम नगर में मौजूद है। ये फैसलाबाद का ही एक इलाका है और यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मेरे हाथ में एक FIR है, बल्कि 2 FIR की कॉपियाँ हैं और इनमें एक है दफ़ा 365 की जो अगवा की होती है और एक है 302/201 की, ये कत्ल की FIR है। मुख्तसर आपको ये बता देता हूँ कि ये जो शख्स मेरे साथ इस वक्त बैठा हुआ है ये मकतूल का भाई है और उसके साथ उसके वालिद साहब बैठे हुए हैं। मकतूल यहाँ पे डॉक्टर था, वो होम्योपैथिक में करता था या अताई डॉक्टर था, जो भी सूरत हाल थी, लेकिन उसका पेशा फ़िल वक्त उसका वही था और वो ये काम कर रहा था। उस दौरान उसके साथ एक और शख्स जो है वो भी साथ उसके मिल गया और अली नवाज़ उसका नाम था। उसने साथ मिलके कोई 12-1 साल उसके साथ काम किया और काम करने के दौरान वो रूटीन में उसी के साथ ही होता था, मकतूल के साथ। इस दौरान में को पैसों का लेन देन बना और पैसों के लेन देन के दौरान अली नवाज़ जो 12-1 साल के साथ उसके साथ ही काम कर रहा था, उसी ने उसको एक एक्स्ट्रा डोज दी, यानी कि जो मकतूल है उसको उसके जिस्म में पानी की कमी थी, उसको ग्लूकोज की एक बोतल लगना थी, ड्रिप लगना थी। उसके साथी ने ही उसको बोतल लगवाई और लगवाने के बाद फिर उसमें एक्स्ट्रा टीके, एक्स्ट्रा इंजेक्शन लगा दिए। जब वो बेहोश हो गया उसका गला दबाया, उसको कत्ल किया। कत्ल करने के बाद उसको एक शॉपर में डाला, शॉपर में डाल के उसको एक जगह पे फेंक दिया और किसी को कोई ख़बर ना हुई। 4 दिन तक ये लोग ढूंढते रहे और ढूंढने के बाद बिल आखिर पता चला कि मिल्लत टाउन जो थाना है वहाँ की पुलिस ने एक लाश रिकवर की है और वो लाश इन्होंने शनाख्त की, या शनाख्त करने से पहले ही पता चल गया, जो तस्वीर थी उनसे ही इनको पता चल गया कि इन्हीं का भाई है। इनको उस वक्त पता चला जब उस थाने वालों ने वो लाश लावारिस करके एक कब्रिस्तान में दफन कर दी और वो मुलजिम जिसने कत्ल किया था वो ढूंढते हुए, जब ये लाश या अपना भाई ढूंढ रहे थे, उस वक्त वो शख्स इनके साथ साथ रहा और थाना सिविल लाइन में एक FIR 365 यानी अगवा की भी दर्ज करवा रखी थी। उसके ऊपर मज़ीद कोई कार्रवाई ना हुई थी। एज़ यूजुअल पुलिस जिस तरह से काम करती है वो उसी तरह से करती रही और अब तक की सूरत हाल ये है कि जितने भी बंदे पकड़े गए इस कत्ल की कार्रवाई में वो सबको छोड़ दिया गया और मुबैना तौर पे इनका कहना ये है कि उन सब अफराद ने 10-10, 15,000, 5,000 जितने किसी ने दिए, पुलिस वालों ने उनसे उतने लिए और उनको वो छोड़ते गए। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, किस तरह से इन्होंने अपना मुलजिम पकड़ा, किस तरह से इनको पता चला कि अली नवाज़ ही इनका मुलजिम है, ये सारी दास्तान आज हम आपके सामने इस प्रोग्राम में रखते हैं। और उसके बाद हम आपको जाए वक़ूआ पे भी लेके जाएंगे, वो जाए वक़ूआ जहाँ पे डॉक्टर मुनीर का कत्ल हुआ और वो जगह भी आपको दिखाएंगे जहाँ पे लाश फेंकी गई। उसके बाद फिर किस कब्रिस्तान में वो दफन है वहाँ पे भी आपको लेके चलेंगे और इसके साथ साथ जो थाना मिल्लत टाउन है उसकी पुलिस से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम इनके घर में मौजूद हैं। यहाँ पे हम जो मकतूल है मुनीर, उसके भाई के साथ हम बात करते हैं और उनके वालिद साहब के साथ बात करते हैं कि अब तक की जो कार्रवाई है पुलिस की उससे ये लोग मुतमईन हैं या अभी तक जो कुछ हो रहा है वो सब हवा में है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। जो कुछ भी पुलिस कर रही है वो सिर्फ़ एक नाम है, इसके अलावा और कुछ नहीं, और अभी तक इनको इंसाफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नाम क्या है आपका? रियाज साहब, मुझे ये बताएं कि कितने साल से आपका भाई बतौर डॉक्टर काम कर रहा था या शॉप बनाई थी उसने? सर 12 साल से क्लिनिक बना रखा था? हाँ जी। कहाँ पे? पहले हमारे घर में था, हाँ, फिर अली नवाज ने बना लिया। अच्छा, वो कहाँ पे बनाया? गाजियाबाद। गाजियाबाद में? हाँ जी। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि कोई कोर्स वगैरह किया हुआ था मुनीर ने? होम्योपैथिक का कोर्स किया हुआ था और शॉप भी उसने होम्योपैथिक की क्लिनिक बना रखा था। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये अली नवाज उसके साथ 12 साल से काम करता है, इस बात का आपको पता था? सर 12 साल तो रेगुलर होए ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਵਾ। रेगुलर ये दोनों इकट्ठे बहंदे, हर जगह इकट्ठे जाते। घर आना जाना था उसका? साढ़े आना जाना सीगा, मेरे भाई का नहीं सी। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद फिर ये लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में फिर वो क्लिनिक जो था वो बंद हो गया। ਕਲੀਨਿਕ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ 500 ਡੇਲੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੀ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ठीक है, ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जब लॉकडाउन बंद हो गया, क्लिनिक बंद था, तो उस दौरान में फिर क्या किया मुनीर ने? कोई रोजी रोटी तो करनी थी उसने, तो उस दौरान फिर ਸਰ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਵੀ। ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ठीक है, ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਲੀ 500 ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ, ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 500 ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ। ਪੂਰਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ठीक है। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਚੱਕ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਲੀਨਿਕ। जो नवाज है वो भी डॉक्टर था, वो क्या था? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, वो भी होम्योपैथिक का था। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗੈਨੀ ਸੈਂਟਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਨਵਾਜ਼ ਕੋ। ठीक है, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਘੱਟ ਹੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मसाला जात वाला कारोबार लॉकडाउन के बाद शुरू किया था, ये क्या था? ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ, पहले किया था, उसमें क्या था? वो लॉकडाउन से पहले कर रहे ਪਹਿਲੇ थे। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ठीक है, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਉਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਧ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ठीक है, ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵੇਚਿਆ। ठीक है, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਆਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ को कोई पैसा नहीं, मैं खर्च ले। नाजरीन, यहाँ पे आपको बताते चलें कि काम शुरू किया इन्होंने मसाला जात का। खुला मसाला लेते थे, जैसे सुर्ख मिर्च हो गई, नमक हो गया, या इस तरह की दूसरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेते थे, उसको पैक करते थे और पैक करके फैसलाबाद और इसके गिरदो नवाह में, मज़ाफ़ात में ये उसको सेल आउट करते थे। और सेल करने के बाद फिर जो भी पैसे आते थे वो अली नवाज़ जो है उसको गराई के लिए भेजते थे कि वहाँ से जाके पैसे लेके आओ, लेकिन वो पैसे लेके आता नहीं था। वो कहता था कि मिलते नहीं हैं। उसके बाद फिर वो सिलसिलाकार चलता रहा और उस दौरान में तकरीबन 1.25 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपया, जितनी भी एक हैंडसम अमाउंट थी, वो उन दुकानदारों की तरफ चढ़ गई, इसी सूरत में कि उन्होंने माल लिया है और उन्होंने पैसे नहीं दिए। बिल आखिर अली नवाज़ ने ख़ुद बताया कि मैंने वो पैसे लेके खा लिए हैं, किसी दुकानदार ने कोई पैसा नहीं देना, कोई गिराई नहीं होनी, वो पैसे आपने मुझसे लेने हैं, मैं आपको किस्तों की सूरत में, इंस्टॉलमेंट्स में थोड़े करके या जैसे भी करके मैं आपको वो दे दूंगा, वो पैसे मेरी तरफ हैं। ऐसे ही है जी। अच्छा, उसके बाद क्या होता है फिर? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਦੇ ਭਾਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ पैसों की वजह से। ਪੈਸੋਂ ਕੀ। ठीक है, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਸਟਾਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ। ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ठीक है, ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲ ਪਿਆ। ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲ ਸਰ ਦਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਗਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। ठीक है, ਜਿੱਦਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਮਾਲ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ 95,000, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫਾੜੀ ਲਿਆ। ठीक। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜੇ ਦੌੜੇ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपका भाई जो है वो, जो आपने 365 में जो आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, वो आपने करवाई है 11/7 को, ਹਾਂਜੀ जुलाई के 11वें महीने में आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, ਸਹੀ और वाकया आप लिखते हैं 9/7 का, यानी कि 2 दिन तक आपका भाई आप उसको ढूंढते रहे। ढूंढते रहे। वो घर से निकल गया, घर से क्या कह के गया था कि मैं काम शाम जा रहा हूँ? 9 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। 9-10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਵਾ ਅਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ। ये कहानियाँ ये सुनाता रहा। ये कहानी कभी इधर की कभी उधर की सुनाता रहा। मैं मुतमिन नहीं कर सका जी। 4 दिन बाद मैंने इसे पकड़ा दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने रिपोर्ट ये जो दर्ज करवाई थी 365 की, इसमें अली नवाज भी आपके साथ गया था हाँ। ढूंढने के लिए? हाँ। ठीक है, ढूंढने के लिए गया, और ढूंढने के लिए भी गया और ये एप्लीकेशन भी उसने लिखी। बिल्कुल ठीक है। नाजरीन, जो कातिल है मुबैना तौर पे, उसी ने ये FIR की कॉपी जो है, ये FIR की दरख्वास्त जो है, ये उसी ने तहरीर की और वहाँ पे जाके थाना सिविल लाइन में ये वो जमा करवाता है। अच्छा जी, आपने इसको पकड़वा दिया, पकड़वाने के बाद फिर और भी मज़ीद भी लोग पकड़े? सर उन्होंने मिले तो ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ
ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ, 5000 ਲੈ ਲਿਆ, 10000 ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਛੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 27 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪ ਛਡਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਇਹਦੀ ये ਰੈਕੀ कितने दिन तक पुलिस के पास रहा 10 दिन। और उसके बाद आपने देखा कि ये तो कुछ नहीं पूछ कुछ रहे नहीं कर उनसे, रहे ये। तो आप खुद गए, आपने कहा जी कि इसको छोड़ दें, हाँ जी वो आ गया बाहर। हाँ जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਮੈਂ ਛਡਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਡਾਕਟਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਵਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵਾ, ਭੱਲੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਣਾ 31000 ਰੁਪਇਆ 500 ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਜਾ ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨਾ 10 ਵਜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਫੜਵਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। नहीं, वो 31,000 वाला क्या सिलसिला था, वो क्यों सर- भेज दिया आपने? ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਘਰੋਂ ਇਹਨੇ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੇ 10500 ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ठीक है कि जितना 10,500 रुपया देना था। ਜੈਨਮਨ रकम वो जिसने 10,000 पहले इसने बताई थी कि लड़ाई हुई थी 10,500 रुपए की वजह से और उनके साथ इसकी लड़ाई ਨਹੀਂ हुई। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆ ਭਾਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ, ਇਹਨੂੰ 10500 ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਕਵਰਿੰਗ ਸੀਗੀ। ठीक है। ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਨੂੰ 9-10 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 31500 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਵਾਜ਼ ਵਾਕਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲ ਜਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰ ਘਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੜ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਲੀਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੱਭਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬਾਇਓਡੇਟਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਨੂੰ। आइडिया हो गया आपको? ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਇੱਧਰ ਕਾਬ ਬਣਿਆ, ਇੱਧਰ ਬਿੱਛੂ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਵਾਕਈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸੀਗਾ। ਥਾਣੇ ਫਿਰ ਮਿਲੇ ਟਾਊਨ ਚਲ ਗਏ। तस्वीर देखी आप? ਹਾਂਜੀ। अच्छा। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਥਾਣੇ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਚ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ 15 ਤੇ। ਉੱਥੇ ਮਦਰ ਫਾਨ SHO ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਏ ਆ, ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ठीक है। ਉਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੈਕੀ ਨਾਲ ਫੜਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। वो उनका कोई कमाल नहीं। उनका कमाल ही कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद ये पकड़ा गया। हाँ जी। तो उसके बाद इसने कोई एडमिट किया, माना कि मैं नहीं किया? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਈ, ਉਹ ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾਏ। ये कहानी इसने किसको सुनाई? ਰਾਣਾ ਆਪਣੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਮਜ਼ਰ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਈ ਆ, ਡ੍ਰਿਪ 'ਚ ਮੈਂ ਵਾਲੀਅਮ 10 ਦੇ 2 ਟੀਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਪਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਏਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਤਾ ਲਵੇੜ ਕੇ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वो शॉपर में डाल के उसने कोई लिक्विड वगैरह डाला, उसकी लाश को मसक करने की कोशिश की। हाँ जी। और उसके बाद फेंका उसने अपनी गली के बाहर जो उसकी है ना दुकान, ਉਹਨੇ ਸਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਸਿੱਟਦਾ, ਸਿਰਫ 11-12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਦਰ ਫਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਏਡੀ ਨਾ ਹੈਗੀ ਸਮਝਦਾਰ, ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, डाटा भी इन्होंने? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। सही। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਜਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਸਾਜਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੀਤਾ। ठीक है नाजरीन, अभी तक की सूरत हाल ये है कि मुलजिम इन्होंने पकड़वा दिया। इनके ख्याल में यकीनी तौर पर मुलजिम वो है और उसके बाद उस मुलजिम ने
एसएचओ की मौजूदगी में 4 बंदों के सामने इस बात का इतराफ़ किया, इकबाल जुर्म किया कि मैंने ही मुनीर को कत्ल किया है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि उसकी एक पूरी तफसील बताई। उसमें उसने बताया कि मैंने मुनीर को ड्रिप लगाई थी, उसमें मैंने इंजेक्शंस ऐड किए और वॉल्यूम 10 के, और उसके बाद फिर मैंने जब वो बेहोश हो गया मैंने उसका गला दबाया, उसके मुंह पे शॉपर चढ़ा दिया और उसके बाद मैंने उसको बांध के मैंने उसकी जो लाश है वो मैंने एक शॉपर में डाल के वो आप सोच रहे होंगे कि शॉपर कैसा होगा, वो स्क्रीन पे हम चला तो रहे हैं लेकिन ये देखने के काबिल नहीं है। तो जैसे जैसे उसने वो लाश जो थी वो अपनी दुकान के बाहर कोई 10-12 फीट के फासले पे फेंक दी। ये उसने पूरी दास्तान एसएचओ और 4 बंदों की मौजूदगी में सुनाई है और एतराफ़ किया है। अब या तो ऐसा होता कि या तो वहाँ की कोई रिकॉर्डिंग होती कि जो हम स्क्रीन पे चला सकते, और अब पुलिस के पास कोई चारा बाकी ना रहता कि वो तस्लीम बयान में जो इन्होंने दिया था उसमें अली नवाज़ को नामज़द कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा अभी तक फ़िल वक्त कुछ नहीं किया। और ये 302 की जो एफआईआर है इसमें भी उन्होंने नाम मालूम अफराद के ख़िलाफ़ ही एक पर्चा दर्ज किया है और 365 है ये भी नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ही दिया। तो ततीमे बयान में इन्होंने कहा जी कि हमने उनको नामज़द करने के लिए कहा लेकिन उन्होंने किया नहीं। अब पुलिस का हाल ये है, तो अब मज़ीद प्रोसिक्यूटर इस केस को कितना मजबूत बना लेगा और किस तरह से जो कातिल है उसको सज़ा मिल पाएगी। आपने कितने चक्कर लगाए थाने के? सर इतने 20 दिनों तो ला लो 2 महीने 1.5 महीना थाने ही रहे। अच्छा, साड़ी तो घर की रोटी मुश्किल हो गई। ठीक है। डेली इन्होंने फोन करना, हूँ इतने आ जाओ। शादीशुदा था? हाँ जी, बीवी बच्चे? बीवी बच्चे। हाँ जी। कितने बच्चे? ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ, ਕੇਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਗਈ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ। ਇੱਕ बेटा एक बेटी है। अच्छा अंकल जी ये बताएं कि आखिरी बार कब मिला था आपका बेटा, क्या बात हुई थी आखिरी बार आपकी उसके साथ? हो गया। अच्छा, क्या कहता? जो मिला मिले नहीं मिली। अच्छा, मिला नहीं? मिला। हाँ, आमतौर पे बैठता था आपके पास? हाँ, बैठता था। वो तो मेरी चौंक तो पता लगे। अच्छा। उत्थे जिन्ने बंदे भी है ना वो कहते असं गवाही देवांगे। अच्छा, ते मतलब ना नमाज ने कत्ल किया कि उसने कत्ल किया है और आता जाता था, आप देखते थे उसको? हाँ। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए? इंसाफ जी है जिसे कहते हैं फाइल बनाना है। अच्छा। सीधी गल है, हाँ, पैसों की कोई बात नहीं, हाँ। मैं तो उन्हें फाइल। नाजरीन, ये एक मुख्तसर सी दास्तान है जो हमने आपके सामने रखी है। अब हम जाए वक़ुआ पे जाते हैं और उससे पहले जो बच्चे की ये जो मकतूल है इसकी वालदा हैं, इनके साथ हम बात करते हैं और उसके बाद हम जाए वक़ुआ पे भी जाएंगे, कब्रिस्तान में भी जाएंगे और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि पंजाब पुलिस के जो थाना मिलर टाउन का एसएचओ है उससे भी हम बात कर सकें। आमतौर पे पुलिस जो है वो हमारे सामने मौक़िफ़ दे नहीं रही, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जाके हम थाना मिलर टाउन के एसएचओ से भी मौक़िफ़ लें। और अभी फ़िल वक्त हम इन जो मकतूल है उसकी वालदा से भी बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मकतूल की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं और इनके कुछ रुफ़क़ा हैं और उन्होंने इस सारे केस में इस केस की पैरवी भी की है और ये भी इस चीज़ के भी ऐनी शाहिद हैं कि जब एसएचओ के सामने मुलजिम ने इकबाल जुर्म किया तो ये उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, इनके सामने ही उसने इकबाल जुर्म किया है। और उनकी तरफ से एक और कहानी भी आ रही है सामने, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मकतूल की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सामने माइक करें। माँ जी, आखिरी वारी मुनीर तुहाडे नाल जदों मिल के गया सी की गल होई सी? कुछ भी नहीं, लस्सी पी के गया, कहना अच्छा। आके रोटी खावांगा, फिर आके खावांगा, चल गया। आया नहीं फिर? ते ओदी कोई लड़ाई झगड़ा ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ? नहीं कोई भी नहीं, कोई कभी नहीं भी दस- नहीं दसिया। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਲੀ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ? ਪੁਰਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? हाँ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? हाँ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਦੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ? उन्हें कीता जो कीता। ਸਹੀ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ? ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਕਰੋਗੇ? माफ नहीं उन्हें करना। मैं उन्हें मेरा पुट मारिया, मैं उन्हें माफ क्यों करा? मुझे ये बताएं कि ये अब अली नवाज को पकड़ भी लिया, उसने पुलिस के सामने इकबाल जुर्म भी कर लिया। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको नाजरीन यहाँ पे एक बात बताता चलूँ
कि आमतौर पे होता इस तरह है कि हमारे थानों में, ये थाना कल्चर मैं आपको बता रहा हूँ, थाने के अंदर जब मुलजिम को पेश किया जाता है तो आमतौर पे मुलजिम जो है अगर उसने किया हो तो पुलिस के पास बड़े तरीके होते हैं, वो उनको मनवा भी लेते हैं। अगर उसने कत्ल किया हो या आज खुद जो मुलजिम होता है वो तस्लीम कर लेता है कि मैंने ये कत्ल किया है, वो इकबाल जुर्म पुलिस के सामने कर लेता है। लेकिन होता क्या है कि बिफ़ोर दी पुलिस, अगर पुलिस के सामने कोई मुलजिम इकबाल जुर्म करता है तो उसकी अदालत में कोई हैसियत नहीं है। पुलिस अपनी तफ्तीश में ये तो लिख सकती है कि मुलजिम ने इस बात का इतराफ़ किया है कि मैंने ये कत्ल किया है, मुलजिम ने जो बयान दिया है उसकी तायद में हमने उसकी वेरिफिकेशन भी की है, उसकी वेरिफिकेशन के मुताबिक हमने आला कत्ल भी जो है वो बरामद कर लिया है, हमने वो गवाह भी देख लिए हैं, हमने वो जगह भी देख ली है, जाए वकूआ भी हमने लाश शनाख्त भी कर ली है, हमने वो तमाम तर काम जो इस कार्रवाई का हिस्सा होना चाहिए थे हमने वो किए हैं ताकि हम तस्दीक कर सकें कि जो मुलजिम बयान दे रहा है इकबाल जुर्म की सूरत में ये सही है या नहीं। ये सारी बात वो अपनी तफ्तीश का हिस्सा बना के अदालत में जमा करवा सकते हैं। लेकिन अदालत में इकबाल जुर्म एडमिसिबल नहीं होता, अदालत उसको तस्लीम नहीं करती अनटिल अनलेस कि मुलजिम जो है वो अपने जज के सामने जाके इस बात का इतराफ़ ना कर दे कि मैंने ये जुर्म किया है। और उसके बाद अदालत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको वेरीफाई करे कि आया इसने किया भी है या नहीं। अब वो कार्रवाई जो पंजाब पुलिस के थाना जो है मिल्लत टाउन उसके SHO के सामने जो हुई है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस उसमें क्या लिखती है क्या नहीं लिखती है ये इनको नहीं पता। पुलिस अपनी पुलिस फाइल में क्या कुछ दर्ज कर रही है ये भी इनको नहीं पता। उसने इकबाल जुर्म कर लिया है वो उसमें लिखते हैं या नहीं लिखते ये भी ये नहीं जानते। इनका मानना ये है कि ये दिन रात सिर्फ थाने में जाते हैं, वहाँ पे जाके उनकी मिन्नतें करते हैं, उनके तरले करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि जी जो हमारा मुलजिम है उसको सही तरीके से आप उसकी तफ्तीश करके उस हिसाब से आप वहाँ पे ज़िम्मनियाँ लिखें और उसके बाद आप चालान जो है वो अदालत में पेश करें। अब ये सारी सूरत हाल जो आपके सामने ऑफिस में जो भी बात हुई थी उसने इकबाल जुर्म किया था उसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं हुई? नहीं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई। उसने जो सारी बात की है उधर तकरीबन हम 12 लोग मौजूद थे और उसमें तकरीबन 5 से 6 पुलिस ऑफिसर भी मौजूद थे। अच्छा। SHO साहब की मौजूदगी में जब उन्हें सारी बात की तो हमारा एक कज़न शहजाद नाम उसने कहा कि हम इसकी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड ले लें ताकि हम घर जाके बता सकें या अपने मोहल्ले में बता सकें। तो पूछे तो उन्होंने कहा कि अभी रिकॉर्डिंग मैं आपको जो दोबारा कर दूँगा, अभी सिर्फ आप बात सुनें। अच्छा। यानी कि रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं की लेकिन इतने बंदों की मौजूदगी में उसने सारा अपना वाक़या बताया कि कैसे कैसे मैंने उसे मारा है और किस वजह से मारा है। ठीक है, वजह भी बता दी उसने? जी वजह भी बता दी है कि मैं सिर्फ कि मेरे जहन में शैतान आया, मैंने कुछ उसके पैसे देने थे। असल में वो उसके साथ काम कर रहा था तो उसके पैसे देने थे और काम वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा था। ठीक है। तो अब जो भी बंदा किसी के पास काम कर रहा हो तो अगर उससे पैसे भी लिए हों तो उसकी डिमांड होती है या तो आप ठीक तरह काम कर लो, अगर नहीं काम करना मेरे पैसे वापस कर दो। पैसे वापस कर दो, काम छोड़ दो। हमारे भाई ने सिर्फ यही डिमांड की कि भाईजान अगर आपने काम नहीं करना, उसका तकरीबन 12-15 साल का ताल्लुक था उसके साथ। उसने कहा कि अगर आप नवाज साहब काम नहीं कर सकते तो आप हमारे पैसे वापस कर दें। तो इसी वो कह रहा है कि सिर्फ इसी बात से मेरी जहन में शैतान आया तो मैंने इसको ना गया, मैं कभी मौका है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि पंजाब पुलिस जो है वो जिस तरह से उसने बयान लिखा था वो उन्होंने उसी तरह से दर्ज किया उसका? असल में ये बात है कि हम कानून को इतना जानते नहीं हैं, जैसे कि रियाज भाई को भी इतना नहीं पता। हमारा सिर्फ जहाँ तक हम हो सके हम जाते हैं, अभी सुबह बुलाएं शाम बुलाएं, जब अगर नहीं भी बुलाए बिन बुलाए भी हम जाके 2-2 घंटे तक पुलिस स्टेशन बैठे रहते हैं पुलिस अफसर के वेट में। लेकिन वो जो लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे, हमें सिर्फ एक बात कही जाती है कि हम अपनी तफ्तीश कर रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह बताते हैं। और ये नहीं बताते कि आप अपनी तफ्तीश में जो ज़िम्मनियाँ लिखते हैं उनमें आप क्या लिख रहे हैं, ये नहीं बता रहे हो? ये नहीं बता रहे। ठीक है नाज़रीन, ये यहाँ की सूरत हाल है। अब हम जाए वकूआ पे जाते हैं और उसके बाद आपको उस कब्रिस्तान में भी लेके चलेंगे जहाँ पे इस मुलजिम की कब्र है, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं चला था कि हमारा जो भाई या बेटा है उसको कत्ल कर दिया गया है और वो इस वक्त किसी कब्रिस्तान में दफन भी है। तो वहाँ पे चलते हैं और वो भी आपको जाके विज़िट करवाते हैं और उसके बाद हम पुलिस से भी बात करने की कोशिश करेंगे ताकि पुलिस भी अपना मौक़िफ़ दे सके। नाज़रीन, इस वक्त हम जाए वकूआ पे मौजूद हैं। ये वो मेरे अक़ब में जो दुकान है यहाँ पे वो कत्ल हुआ था। ये जो मकतूल है उसको यहाँ पे मारा गया, मारने के बाद उसको शॉपर में डाला गया और वो मेरे सामने एक गली है वहाँ तक लेके गए थे।
रियाज साहब यही वो दुकान है? हाँ जी सर, यही वो दुकान है तो जब आप यहाँ पे आए थे आपने यहाँ पे किससे पता किया? ਸਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਲਾਸ਼ ਸਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ 2 दिन। 2 दिन तक? हाँ जी, अच्छा, इस दुकान के? इस दुकान में। उसके बाद फिर ये धोने वाली बात जो की थी कि जी उन महल्लेदारों ने पूछा यार बो बड़ी आ रही है, वो कहता यार इतने चूहे मरे सके दो, मैं धो गया ना स्मैल समूल लाती है, वो हुण साफ उन्हें धो दी मुड़ के। अच्छा, तो वो सीटन लोगों तो को बाद फेंकने के बाद? फैन के ने बाद। अच्छा, ये यहाँ पे लोगों को पता चला कि यहाँ पे कोई लाश पड़ी हाँ हुई जी, है? उन्होंने उन्होंने नवाज ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਬੋ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚੋਂ। अच्छा, ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਹੇ ਮਰੇ ਆ ਤਾਂ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਆਇਆ ਸੀ। ठीक है नाजरीन, ये वो दुकान है और जहाँ पे इस लाश को वो घसीट के लेके गया वो जाए वो को अभी हम आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे अहले मोहल्ला भी हैं, लोग भी हैं, ये सारे लोग जो हैं ये जानते हैं। इनका मौक़िफ़ ये है कि जो अली नवाज़ है, जो मुलजिम है, उसी ने ये मर्डर जो है ये कत्ल किया है और यहाँ पे किसी भी शख्स को कोई अभाम नहीं है। हम लोगों से भी बात करते हैं और इसके अलावा ये वो गली का कॉर्नर है, वहाँ से हम चलते हुए यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ पे उसकी लाश जो है वो गिराई गई थी। ये जितने लोग हमारे साथ चलते हुए आ रहे हैं इन सबको पता है कि वहाँ से घसीट के लाई गई लाश और बाद में उसको फेंका कहाँ पे गया ये हम जान लेते हैं। कहाँ पे फेंकी गई थी? सेम जगह ये जहाँ से इन्होंने उठाया जी, यही यहाँ जगह से? है। और ये आमतौर पे क्या है, कबाड़ है, ये क्या है? असल में ये इधर सर वो कुछ सामान वगैरह कचरा वगैरह वो अपने लहदा करके रखते हैं, जैसे बोरे भरे हुए हैं। हाँ। तो उसने इसी सूरत में इसे जो हमें पता लगा है कि उसने पहले जो उसको मारा है, बाद में उसने खुद जो बताया हमें पुलिस के सामने, उसने कहा कि उसके ऊपर मैंने बाद में शापर जो ब्लू कलर का बाहर से ला के लपेटा है, उसके बाद मैं क्लिनिक से एक पर्दा उतारा है, वो पर्दे को लपेट के वो इधर फेंक गया है। अच्छा, और इधर से लोगों से पता लगा है कि वो शायद उसको आग लगा के चले गया था, जिसको अपनी तस्वीरें जो हैं वो आपको हम दिखाएंगे। तो उसमें उसके कुछ बाल और 1-2 जगह से हल्का सा जले हुए हैं, जिसकी वजह से पता लगा है कि वो आग लगा के चले गया है। और बाकी जो शापर था, ज़ाहिर बात है शापर के अंदर नमी थी और आग नहीं लग सकी। सुबह जो लोग उठे हैं या पुलिस वाले ने हमें बताया है कि हमें तकरीबन कुछ 6:30-7 के राउंड बाउंड हमें कॉल आई है। तो हम इस मौके पे पहुंचे हैं तो आगे देखा है कि उस शापर के अंदर जो वो लाश थी, लेकिन वो शनाख्त नहीं हो सकी। हमें तकरीबन 20 दिन बाद जाके पता लगा है वो सिर्फ वो जो हमारे भाई के बाजू पे टैटूज बने हुए थे उससे हमने जो वो शनाख्त की है और उसको 20 दिन जो पहले ही अमानतन जो है लावारिस लाश कह के गोखवाल कब्रिस्तान में दफना दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कौन थे? ये इर्द गिर्द आप यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं, सबको पता है यहाँ पे? सबको पता है। और ये मारा किसने था ये भी कंफर्म है? ये डॉक्टर नहीं, वो जो नवाज है, अली नवाज है, उसी उसका ने? नाम नहीं पता, डॉक्टर ही पता हुआ है। अली नवाज ही है? अली नवाज ही है। और ये किसी ने देखा नहीं उसको वहाँ से लाश घसीट के लाते हुए? नहीं, वो तो रात के टाइम ही कितने लेके सुट के तो चला गया वहाँ। अच्छा, और मारा उसी ने? मारे उसे नहीं है, तो जो दुकान ची ओदी चो निकलिया तो फिर प्रोटोकॉल जो भी कुछ बनया वहाँ उसकी दुकान के अंदर यार दोस्त ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਧਰ 2-3 ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। और उसके बाद फिर उसने निकाली ਉੱਥੋਂ लाश? ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਫੈਂਗਣ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਛਾਪਰ ਪਾੜਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। लेकिन वो बात नहीं बनी? नहीं फिर बनी। यहीं पे फेंका और निकाल ਇਹਨੇ ਫੈਂਕਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਫੈਂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਧਰ दिया। हाँ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਨੱਠ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ। ठीक हो गया, उनको वो छोड़ के बाहर। हाँ, सही है। नाजरीन, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लोगों का मजमा लगा हुआ है ये सब लोग जानते हैं कि अली नवाज ही इसका कातिल है। और ये जो जगह है ये दाएं तरफ ये आप देखें तो इस जगह पे ये जो मिट्टी डाली गई है यहाँ पे उसकी लाश पड़ी थी। और यहाँ पे आपने ऐनी शाहिदीन जो हैं जिन्होंने उस लाश को देखा, जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद थे उस वक्त, उन्होंने बताया जी कि वहाँ पे एक ट्राली आ रही थी जिसकी लाइट जल रही थी, उसकी रोशनी पड़ी तो उसने समझा कि यहाँ से अब भाग जाना चाहिए। उसके बाद जो मकतूल है, मकतूल एक बॉडी बिल्डर सा आदमी था, उसका वज़न भी था अच्छा खासा, उसको उठाना इतना आसान नहीं था और उसने उसकी लाश को डाला था एक शॉपर में, तो वो उठाता था तो वो फटता था। अब जितनी बार भी वो गिरा, एक बार गिरा उसके बाद उसको उठाता था तो वो शॉपर फटने का खदशा था, जिसकी वजह से उसने यहाँ पे जो बोरे पड़े हुए हैं ये आमतौर पे कचरे के ही हैं, यहाँ पे लोग इसको अलग-अलग करते हैं या जो भी इनका काम है, तो इन्हीं बोरों में उसने उस लाश को भी रख दिया। जब अगले दिन सुबह लोग उठे, उन्होंने देखा
तो यहाँ पे एक बंदे की लाश थी, तो उन्होंने पुलिस के साथ रब्ता किया, तो थाना मिलर टाउन जो है उन्होंने आके उसको यहाँ से रिकवर किया और उसके बाद उन्होंने उसको दफना दिया। उसके बाद फिर को 15-20 दिन की कार्रवाई के बाद पता चला कि ये बंदा कौन है, इसके रिलेटिव्स कौन हैं, और वो शख्स जो डॉक्टर है वो इतने दिनों में इस बंदे को कत्ल करने के बाद जो इसके लवाहिकीन हैं उनके साथ मिलके इसको ढूंढता रहा। मतलब को 15-20 दिन तक वो इनके साथ ही लगा रहा कि जी मैं भी आपके साथ मिलके उसको ढूंढता हूँ कि वो कहाँ पे है। यहाँ तक कि जो 365 की पहली FIR दर्ज हुई है थाना सिविल लाइन में, उसकी जो एप्लीकेशन लिखी है वो भी अली नवाज़ ने खुद लिखी है, और लिखा ये है कि किसी ने उसको अगवा कर लिया, लिहाजा उसको ढूंढा जाए, वो मिल नहीं रहा। अली नवाज़ ही उस एप्लीकेशन को लिखने वाला थाना सिविल लाइन में देते हैं, वहाँ पे 365 की FIR दर्ज होती है। उसके बाद लाश यहाँ से मिलती है और तफ्तीश के बाद और मज़ीद जो रैकी जो रियाज साहब ने, जो इसके कंप्लेनेंट हैं, जो मकतूल के भाई हैं, उन्होंने जब इसकी रैकी वगैरह की इसी अली नवाज़ की, तो उनको पता चला कि बंदा मारा ही, जो मेरा भाई है वो मारा ही अली नवाज़ ने है। उसके बाद दोबारा अगले दिन की कराची की टिकट थी, अली नवाज़ भागने वाला था, एक दिन पहले पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया और अब वो इस वक्त हिरासत में है। अब हम कब्रिस्तान जाते हैं जहाँ पे इसकी लाश दफन है, और जो थाना मिलर टाउन है उसके SHO से भी बात करते हैं कि उसने अब तक क्या तफ्तीश की है और अब तक अली नवाज़ के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, जो उसने इकबाल जुर्म किया है, वो उसने अपनी सफ़ा मिसल में उसको हिस्सा बनाया है या अभी तक नहीं बनाया। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है कि इस अफसोसनाक वाक़े में जो मुद्दई हैं, जो कंप्लेनेंट है इस केस के, उनके साथ हमने बात की है। अब हम मुलजिम पार्टी के साथ, जो मुलजिम है वो तो गिरफ़्तार है, लेकिन उसके घर वालों से हम बात करने जा रहे हैं और देखते हैं कि वो बात करते हैं या नहीं। अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगे तो हम ज़रूर लेंगे, अगर वो अपना मौक़िफ़ नहीं देना चाहेंगे तो फिर कोई ज़बरदस्ती नहीं। नाज़रीन, हम अली नवाज़ के घर के बाहर मौजूद थे, उनसे हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना ये है कि हम अपना मौक़िफ़ नहीं देना चाहते, लिहाजा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम जाए वक़ूआ पे जाएंगे और वहाँ पे आपको जाके विज़िट करवाते हैं और उसके बाद हम पंजाब पुलिस से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस पे क्या अपना मौक़िफ़ देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम कब्रिस्तान में मौजूद हैं और इस वक्त जो मेरे सामने ये कब्र है, ये उसी शख्स की है जिसे बेईमाना तौर पर कत्ल किया गया है, और अली नवाज़ जिसने इसको कत्ल किया वो इस वक्त हवालात में बंद है। लेकिन अभी तक जो मुकम्मल एविडेंस है, जो सबूत हैं, जो एतराफ़ी बयान हैं, वो अदालत में जमा होना बाकी है। लेकिन पंजाब पुलिस की जानिब से अभी तक कोई ऐसी अच्छी खबर नहीं मिल सकी कि जिससे ये साबित हो कि उन्होंने अपनी तफ्तीश में इतना प्रोसिक्यूशन का इतना स्ट्रॉन्ग केस बना दिया है कि अब मुलजिम को सज़ा होगी। रियाज साहब, आपने जब रब्ता किया थाना मिलर टाउन से, तो उन्होंने, उनका कोई अहलकार आया आपके साथ? हाँ जी सर, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕਬਰ ਦਿਖਾਈ। उसने कहा ये है? हाँ जी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਟੈਟੂ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਬਰ। अच्छा, और उसके बाद को कब्र कुशाई के हवाले से आपने कोई बात की उनसे? ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਬਰ ਕਸ਼ਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਟੁਕੜੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਏ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਬਰ ਕਸ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰਾਓ। अच्छा। ਅਸੀਂ DNA ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਡੀਓ ਕਰਾਇਆ और ਹੀ जो फॉरेंसिक की DNA के लिए उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी वो नहीं आई अभी? वो नहीं अभी आई। ठीक है जी। और नाजरीन, ये अब तक की सूरत हाल है। हमने आपको सारा वाक़या भी बताया, हमने जो मुल्ज़िमान थे उनकी साइड से हमने उनको उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश भी की। हम आपको जाए वक़ूआ पे भी लेके गए कि कहाँ से ये मर्डर हुआ और किस तरह से लाश जो है वो गली की नुक्कड़ पे फेंकी गई। उसके बाद हम अब इस वक्त जो है वो कब्रिस्तान में मौजूद हैं, और ये जब सारा वाक़या हो गया, इन्होंने अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली, तो उसके बाद फिर उन्हें ये कब्र दिखा दी गई कि ये आपके भाई की कब्र है। यानी कि 20 दिन की मुशक्क़त के बाद उनके सामने अपने भाई की एक कब्र आई है, और इसके बावजूद अभी तक जो मुल्ज़िम है वो उनके पास मौजूद है। पुलिस अपनी तफ्तीश में क्या लिख रही है ये इनको नहीं मालूम, ये नाकानून जानते हैं, ये सिर्फ जाते हैं और जाने के बाद जो कुछ इनसे सवाल किए जा सकते हैं वो करते हैं, और वो आगे से यही जवाब देते हैं कि जी तफ्तीश कर रहे हैं। मुल्ज़िम का पास होना और इसके बावजूद उसकी तफ्तीश ना किया जाना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पंजाब पुलिस से हम बात करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि अब तक तफ्तीश जो है वो कहाँ तक पहुँची। नाजरीन, इस वक्त हम थाना मिलर टाउन के बाहर मौजूद हैं और हमने SHO से बात करने की कोशिश की है बारहा, लेकिन कोई राब्ता नहीं हो सका, और केस के हवाले से भी बताने की कोशिश की कि ये केस है, इस पर आप बात करना चाहते हैं तो आप अपना इजहार ख्याल कीजिए, उस पर मौक़िफ़ दीजिए।
लेकिन ये एक हठधर्मी है जो पूरे पंजाब में देखी जा रही है कि मीडिया को किसी किस्म का मौक़िफ़ नहीं दिया जाता। अब इस केस की सूरत हाल ये है कि इस केस में अभी तक मुलजिम के ख़िलाफ़ जो एविडेंस इकट्ठे हुए हैं उनको शामिल तफ्तीश करने के बाद उसको तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया है या नहीं, मिसल का हिस्सा बनाया गया है या नहीं, इसका किसी को पता नहीं है। जो कंप्लेनेंट है वो भी यहाँ पे आया है और बारहा आते हैं। वो उनका कहना है 1 महीना 1.5 महीना तो हम उसी थाने में मौजूद रहे हैं, हमें कभी कहा जाता है अब चले जाएं, कभी साहब नहीं है, इस तरह के बहानों से टाल दिया जाता है। और उसके बाद सही बात चल क्या रही है, होगा क्या, वो मुलजिम जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचेगा भी या नहीं, वो जो मिसल है वो अदालत में जब पहुँचेगी तो उसका कोई असर भी होगा या वो कुछ दिनों के बाद ही मुलजिम जो है वो बाहर आ जाएगा, इसका किसी को कुछ पता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर भी है कि इस तफ्तीश में आखिरकार क्या मुलजिम अपने अंजाम को पहुँचेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा।